नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में याचिका दाखिल, 6800 सूची अपडेट, उत्तर कुंजी प्रकरण, प्रत्यावेदन आवश्यक, किस चयन गुणांक पर होगा आपका सिलेक्शन। तो इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन बिंदुओं पर बात करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को आप देख रहे हो लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। ससमय आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको हर अपडेट मिलती रहे। और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में याचिका दाखिल कर दी गई है। और याचिका जो है वो ओबीसी एससी जो रिजर्व कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके द्वारा दाखिल की गई है। वो इसलिए की गई है कि उनकी जो मांग है वो ये मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण जो 21 और 27% मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट की शरण ली है और उनके द्वारा जो याचिका है वो दाखिल कर दी गई है। तो पहले उस अपडेट को देख लेते हैं, बाद में अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। याचिका दाखिल करने वाले मुनेश मौर्य द्वारा ये याचिका दाखिल की गई है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। का कहना है पूर्व बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद यानी कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी वो उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, अब वो नहीं है। तो अब उनकी जगह जो अनामिका मैम है वो है डीजी मैम। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद में सचिव प्रताप सिंह बघेल ने लखनऊ हाई कोर्ट में कहा था कि इस भर्ती में एक भी सीट पर घोटाला नहीं हुआ है, जबकि सरकार ने आरक्षण घोटाला स्वीकार कर 6800 पदों की सूची जारी कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6800 सूची है उसने आरक्षण मामले के लिए ऑप्शन खोल दिए हैं। तो उसी बेस पर ये अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। वही वाला पॉइंट फंस रहा है कि सरकार ने पहले बोला कि इस भर्ती में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने ये चीज़ स्वीकार की। तो जब सरकार ने 6800 पदों पर आरक्षण घोटाला होना स्वीकार कर लिया है, तो गलत तरीके से चयनित 6800 अभ्यर्थियों को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी राजेश चौधरी के अनुसार सरकार ने 68 पदों की चौथी सूची को लखनऊ हाई कोर्ट में लंबित महेंद्र पाल एंड अदर्स के अधीन रखा है। ऐसी स्थिति में जब तक महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका पर लखनऊ हाई कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक सरकार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 6800 पद न दे तथा इस भर्ती प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए। इस भर्ती में संविधान प्रदत्त ओबीसी को 27 तथा एससी को 21% आरक्षण के तहत क्रमशः 12,000 तथा 3,000 सीट और दी जाए, अथवा लखनऊ हाई कोर्ट में जितने भी याची हैं उन सभी को याची लाभ दिया जाए, तभी यह मामला पूरी तरह समाप्त होगा। जैसा कि मैंने चीज़ें आपको पहले ही बताई थी कि 6800 सूची है वो कहीं ना कहीं 27 और 21% वाले जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि सरकार ने पहले कोर्ट में ये चीज़ एक्सेप्ट की, हलफनामा लगाया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। उसके बावजूद भी एक नई चौथी जो सूची है उसको जारी करके जो आरक्षण मामले की जो ऑप्शन है वो खोल दिए हैं, विवाद को खोल दिया है। और रही बात इस सूची में देरी का कारण, कहीं ना कहीं ये भी है कि अधिकारी जो हैं वो अब फंसना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लग गई है और इसमें अब मंत्री और शिक्षा मंत्री का जो है ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा। तो अधिकारी अब अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हो सकता है कि अब जो चीज़ें हों वो और भी अच्छे तरीके से हों और अधिकारी जो है कोई नया विवाद ना उत्पन्न होने दें। तो आरक्षण मामले का अब जो भी वो डिसीजन है, जो भी आरक्षण वाले अभ्यर्थी पीड़ित हैं उनका जो भविष्य है वो आने वाली सुनवाई तय करेगी। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव चीज़ें ये भी हैं कि 6800 सूची है उसके जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा कैविएट डाली जा चुकी है और उनके लिए जिलेवार भी संघर्ष किया जा रहा है।
जिलेवार और मंत्री और भी जो शिक्षा मंत्री हैं और बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं उनसे मिलके इस सूची को जल्द से जल्द इस जिला आवंटन की सूची को जारी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो है जो 6800 सूची है आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है लखनऊ में, वहाँ पर इन अभ्यर्थियों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया कि जो सूची है जारी की गई है उस पर जिला आवंटन और काउंसलिंग शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण प्रत्यावेदन आवश्यक, किस चयन गुणांक पर होगा आपका सिलेक्शन। उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित ये दो जो प्रत्यावेदन मामला है और चयन गुणांक को लेकर बहुत ही ज़्यादा संदेह वाली स्थिति है कि अपनी अपनी तरीके से हर जगह अपना अपना विचार रख रहे हैं कि कौन सा चयन फोर्थ काउंसलिंग की जो सूची जारी हो गई है उसके अकॉर्डिंग उत्तर कुंजी वालों को नियुक्ति दी जाएगी या थर्ड काउंसलिंग वालों के अकॉर्डिंग उनका चयन गुणांक मानते हुए उत्तर कुंजी वालों को लिया जाएगा। तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यावेदन आवश्यक। देखिए, प्रत्यावेदन होता है कि आपके फेवर में जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसको लेके आप उससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, मतलब आपका शिक्षा विभाग से है तो शिक्षा विभाग के एग्जाम अथॉरिटी हो गई, पीएनपी हो गई, उससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आप एक प्रत्यावेदन दे सकते हो जो कि प्रूफ हो जाता है कि हमारा ऑर्डर आ गया है और हम उस ऑर्डर को के लिए आगे की कार्रवाई चाहते हैं। और जो अधिकारी आपके इस प्रत्यावेदन को रिसीव करता है तो वो आपको एक रिसीविंग भी देता है कि आपका जो ऑर्डर है वो हमें प्राप्त हो गया है। आप फिर अधिकारी आपको टाइम भी देगा कि इस समय अंतराल में हम आपकी प्रक्रिया पूरी करेंगे। अगर वो इस समय अंतराल में आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो वो उसके लिए जवाबदेह हो जाता है। उसके अगेंस्ट फिर आप कोर्ट जाने के लिए बाध्य हो जाते हो और आप उनके अगेंस्ट कोर्ट भी जा सकते हो। प्रत्यावेदन का ये जो है प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, लाभ होता है आपको। अब बात करेंगे कि प्रत्येक जो उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी हैं क्या सभी को प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता है। देखिए, अगर किसी भी ऑर्डर पर अगर एक अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिया जाता है तो उससे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करना हो तो वो तो पूरी याचिका पे मान्य होगा। ये नहीं कि हर कोई प्रत्यावेदन दे के और हर कोई मतलब अपना व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करे, तो ये तो वो उसका व्यक्तिगत होता है। अब दूसरी चीज ये है कि सरकार ने मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक प्रत्यावेदन के लिए कोई वो मांगा नहीं है, ना ही कोई प्रत्यावेदन मांगा है। आप अपनी स्वेच्छा से प्रत्यावेदन जमा कर सकते हो, आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आपके फेवर में जैसे ही कोई जियो वगैरह जारी होगा, आपका आदेश विज्ञप्ति कोई भी जारी होगी, आप तुरंत प्रत्यावेदन बनवा सकते हो, एक आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। और इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आपका नहीं बना तो आप जो है नियुक्ति से वंचित रह जाओगे, आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पहले आदेश आने दीजिए, उसके बाद आप लोग अपने प्रत्यावेदन की और जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज है उनको आगे बढ़ाइए। सबसे पहले आप जो है आपके फेवर में सरकार की तरफ से कोई आदेश आए उसके तब आप प्रत्यावेदन के लिए आगे आइए। फिर भी आप अगर चाहते हो कि आपका प्लस पॉइंट रहे, आपकी हर तरीके से मजबूती हो, तो आप प्रत्यावेदन बनवा सकते हो। अपने एडवोकेट से संपर्क करके आप बनवा सकते हो। जो रियल है, जो ऑथेंटिक है, वो अपडेट मैंने आपको दी है कि प्रत्यावेदन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कब पड़ती है। अब बात करेंगे किस चयन गुणांक पर होगा आपका सिलेक्शन। तो इसको लेके जब से फोर्थ काउंसलिंग हुई है, इसको लेके काफ़ी संदेह है कि उत्तर कुंजी वालों का सिलेक्शन अब किस चयन गुणांक पर होगा। तो उत्तर कुंजी वालों का सिलेक्शन उस जो ऑर्डर आया उसमें सीधा सीधा दिया है कि 1 नंबर से पाके अगर आप पास हो रहे हो और चयन गुणांक में आ रहे हो, 1 नंबर पाके आप चयन गुणांक में आ रहे हो तो आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब यहाँ पर मैटर ये बनता है कि चयन गुणांक किसके आधार पर किया जाए, वो थर्ड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग किया जाए या फोर्थ काउंसलिंग के अकॉर्डिंग किया जाए। तो
तो देखिए, फोर्थ काउंसलिंग की अभी सिर्फ सूची जारी हुई है। फोर्थ काउंसलिंग की अभी सिर्फ सूची जारी हुई है, जिलेवार ना ही मेरिट आई है, कितनी मेरिट गई है ये भी कोई क्लियर नहीं है, कितने ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। सिर्फ मतलब एक सूची जारी कर दी गई है कि इतने सिलेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये फोर्थ काउंसलिंग वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जॉब करने लगते हैं, वो अपनी पदभार ग्रेड कर लेते हैं हर जिले में जितने भी नियुक्त होंगे, अगर वो उत्तर कुंजी मामले से पहले पदभार अपना ग्रेड कर लेते हैं हर जिले में, तो उत्तर कुंजी वालों को नियुक्ति फोर्थ काउंसलिंग के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में अगर फोर्थ काउंसलिंग वाले पद ग्रेड नहीं करते हैं, नियुक्ति नहीं पाते हैं, तो थर्ड काउंसलिंग के अकॉर्डिंग दी जाएगी, क्योंकि उसमें सीधा सीधा देखा जाएगा अंतिम चयन गुणांक। मतलब इनकी लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली, अभी तक इन्हें जिला आवंटन नहीं हुआ, अभी तक इन्होंने नियुक्ति की कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की है। तो इस आधार पर उत्तर कुंजी वालों का अगर मैटर फोर्थ काउंसलिंग से पहले सॉल्व होता है तो थर्ड काउंसलिंग का गुणांक देखा जाएगा। अगर फोर्थ काउंसलिंग वालों को जिला आवंटन मिल जाता है, उन्हें नियुक्ति मिल जाती है, तो उनका उत्तर कुंजी वालों का जो है गुणांक फोर्थ काउंसलिंग के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आपको उम्मीद है चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर उत्तर कुंजी वालों की नियुक्ति प्रक्रिया फोर्थ काउंसलिंग मतलब आरक्षण मामले से पहले होती है, तो उत्तर कुंजी वालों का चयन गुणांक थर्ड काउंसलिंग से देखा जाएगा। अगर फोर्थ काउंसलिंग की नियुक्ति पहले दी जाती है, तो जो है उत्तर कुंजी वालों का चयन गुणांक फोर्थ काउंसलिंग वालों से देखा जाएगा, क्योंकि जिलेवार जो मेरिट बनेगी उसमें आपका चयन गुणांक देखा जाएगा। तो अभी तक फोर्थ काउंसलिंग वालों ने जिलेवार नियुक्ति नहीं ली है। जब जिलेवार नियुक्ति नहीं ली है तो किस प्रकार से जो है चयन गुणांक अंतिम फोर्थ काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर ये लोग नियुक्ति ले लेते हैं तो आपका चयन गुणांक जो है फोर्थ काउंसलिंग वालों के अकॉर्डिंग माना जाएगा। किस जिले में कितनी सीट खाली हैं, कौन से विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर्स हैं, इसका पूरा डेटा तभी होता है जब उस जिले में नियुक्तियां बिल्कुल हो गई हों। तो ये अभी तक डेटा जो है वो थर्ड काउंसलिंग का है। तो वही अगर सरकार को, अगर अधिकारियों को आपको नियुक्ति देनी होगी तो उसी डेटा के अकॉर्डिंग देनी होगी कि जो थर्ड काउंसलिंग में अभी प्रेजेंट में है। अभी फोर्थ वालों ने ज्वाइनिंग नहीं की है तो चयन गुणांक भी उन्हीं के अकॉर्डिंग हो, थर्ड के अकॉर्डिंग, ना कि फोर्थ के अकॉर्डिंग। अगर फोर्थ काउंसलिंग वाले जो है नियुक्ति ले लेते हैं तो फिर सरकार को फिर से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कि किस जिले में कितनी सीट खाली हैं और कौन से स्कूल में कितने शिक्षक हैं। जो चीज़ ऑथेंटिक है, जो सही है, वही अपडेट आपको दी जा रही है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं, ससमय आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।